गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। होपफुली आज के टारगेट सबको मजा आया होगा। किस किसने लेवल्स पे काम किया? लेवल्स पे काम किया गाइस कि नहीं? राधे राधे सर जी। राधे 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 राधे। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपके जो भी डाउट्स एंड क्वायरीज हैं किसी भी चीज के रिलेटेड आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया है। किसी को कोई डाउट्स एंड क्वायरीज है बिल्कुल पूछ सकता है। सर मेरे पास सनसेरा है सर। कौन सा? सनसेरा, SANSERA। सनसेरा इंजीनियरिंग। हाँ ओके, जी सर। कितने प्राइस पर है आपके पास? सर 1509 पे सर। ओके, व्यू है सर लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म का है। अच्छा, एक मिनट। 1509 पर चार्ट तो ठीक है। चार्ट कुछ नेगेटिव तो नहीं है वैसे। जिंदगी देखो, अभी ये स्टॉक थोड़ा सा अपने प्राइस के ऊपर चल रहा है, मतलब ओवर वैल्यूड चल रहा है ना? ओके सर। इसके जी फंडामेंटल्स के सर। अकॉर्डिंगली ये स्टॉक अभी थोड़ा सा अपने एक्चुअल प्राइस से ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये क्या होगा? वैसे फंडामेंटल ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जैसे अभी जिस प्राइस पर है ना, हो सकता है ये अभी इसी प्राइस के आसपास अटके या 1800 के लेवल पर आकर 1800 से 1600 की रेंज में बनाकर ट्रेड करे, है ना? तो वो जैसे एक जोन में आएगा उसके अकॉर्डिंगली ये होगा कि वो अपने वैल्यूएशन को उस अकॉर्डिंगली सेट कर लेगा प्राइस को, ओके। है ना? तो ओवरऑल सही है सर वैसे लॉन्ग टर्म के लिए सर। ओवरऑल सही है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। सर ये श्रीराम प्रॉपर्टीज का शेयर है, 142 शेयर है, 141 की बाइंग है, इसमें क्या करना चाहिए? श्रीराम प्रॉपर्टी? जी ये मैंने भी निकाल रखा था। अच्छा यार, इसके ना, अच्छा ये आपकी कितने की बाइंग है? 100? 142। मतलब टॉप पर कर रखा है ना यहाँ पर। ओके, हम्म। अच्छा तो ये इसका लिक्विडिटी यहाँ पर है। देखो वही है, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जहाँ पे इसका प्रीवियस हाई था ना इस हम्म। स्टॉक का, ये उसके जी आसपास ही अपना वो बना रहा है, सपोर्ट उसकी जी बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसको होल्ड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपके बाइंग प्राइस के अकॉर्डिंगली आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है, जी जी। नहीं, जो 1 साल तक कि मैं कर सकता हूँ, 6-8 महीने तो कर सकता हूँ अपना होल्ड। हाँ, आप करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस बुक करने का कोई सेंस नहीं है इसमें। और बाकी सर ये IDFC बैंक का शेयर है, सर 72 का बाइंग है, 120 शेयर। किस कौन सा? IDFC फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, गोविंदास और है। ये लॉन्ग टर्म टंगला, नहीं है। एक ये टंगला प्लेटफॉर्म है सर, टाटा 914। प्लेटफॉर्म भी कोई दिक्कत नहीं है। टाटा प्लेटफॉर्म भी कोई इशू नहीं है। जी जी। हाँ, टाटा इतने मैंने। टाटा प्लेटफॉर्म बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ठीक है, और उसका एक रीजन देखने का ये है कि आप अगर इसका स्टॉक पी देखोगे तो आपको 17.8 के आसपास समझ में आएगा। वहीं पे उसका इंडस्ट्री पी, मतलब जिस इंडस्ट्री का ये स्टॉक है, ये 42, आपको ये स्क्रीन नजर आ रहा होगा ना सबको? हाँ हाँ। इसका इंडस्ट्री पी 42 है, मतलब 17 और 42 के बीच का जितना डिफरेंस है, अब आप समझ लो कि कम से कम स्टॉक पी को इसके इंडस्ट्री पी के आसपास आना पड़ेगा, राइट? तो इसके अकॉर्डिंगली ये स्टॉक का प्राइस आने वाले टाइम पर थोड़ा सा और बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इवन कि मैं भी स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ। अच्छा। सर एक और बात पूछनी थी, अभी ये केम्स का लेना चाहिए कि नहीं?
केम्स और डिक्सॉन। कैम्स 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 ने एक्चुअली ना मूवमेंट दे दी है। हाँ ये देखो ना, कैम्स ने वही मूवमेंट दे चुका है ऑलरेडी। तो बट अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है ना, तो अभी इसने यहाँ पे बॉक्स थ्योरी को कंप्लीट किया है। एक मिनट, अरे कहाँ गया भाई। ये रहा, हाँ। ये देखो, अब इसका एक ब्रेकआउट आया ये वाला। जी। तो अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है ना, वो इसके माध्यम से बना जरूर सकता है, ठीक है। हम्म। मतलब मैं तो इसको स्टार्टिंग से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये आपने देखा यहाँ पर भी एक मार्क लगा हुआ है, तो मतलब ये डबल हो चुका है मेरे अकॉर्डिंगली तो अभी भी। बट इसमें अभी भी काफी पोटेंशियल है, क्योंकि अपने आप में इसकी जो बिजनेस वर्किंग है ना, वो यही कर रहा है और इसका कोई भी नहीं कर रहा है ऐसा। बिल्कुल, हम बस 1 साल का व्यू के हिसाब से मैं सोच रहा था इसमें, अगर अपन कर सकते तो। नहीं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। थैंक यू सर। चलो यूनियन सर बैंक में क्या हो सकता है? एक मिनट, यूनियन बैंक मैं भी होल्ड कर रहा हूँ। यूनियन बैंक आपका कितने प्राइस पर है? 100। 100 पर है मेरा। जैसे 55 पे बाइंग है, यहाँ पे आपने देखा होगा मार्क लगा हुआ है। तो आई एम ऑलरेडी गेटिंग 100% प्लस। अच्छा, आपकी 100 तो 128 पर है ना, होल्ड रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और उज्जीवन में? और जीवन में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, लेट मी चेक, रुको। कितने पे बाइंग है? उज्जीवन पे मेरी 27 है। 27, मतलब ये भी आपकी बाइंग से ऊपर चल रहा है। तो ये बाइंग आपने अभी फ्रेश की है मेरे हिसाब से, पहले कर रखी होगी। हाँ पहले ही थी ये, हाँ, मार्केट डाउन होने से पहले ही थी। बाद, हाँ ना, हाँ ठीक। अभी तक तो आया नहीं, मतलब आपके कॉस्ट पे आ रहा है। देखो ये इसका एक वो था, दिखाता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सीखने का भी कोशिश करो। यहाँ पर इसने 2 बार हाई बनाया था, रेजिस्टेंस बनाया था इसी प्राइस के आसपास। ये प्राइस है कुछ इसका 34 का, और इसी प्राइस के आसपास ये नीचे से पलट भी रहा है, और इसी प्राइस के आसपास नीचे से वॉल्यूम भी आया है, अगर आप नोट करो तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था, जिसका जो टारगेट बनता था अकॉर्डिंग टू द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो इसके मुताबिक इसका टारगेट अप्रोक्सीमेटली इसने अचीव कर लिया था, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, जिससे ये नीचे आया है। तो अब यहां से फिर से उठने की कोशिश हो रही है। अगर ये यहां से नहीं उठे ना, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर चलना, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको बता देता हूं, ये स्विंग लो ही रहेगा, मतलब 20 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलना। फिर भी अगर लॉन्ग टर्म नहीं जाना चाहते हो तो, मतलब शॉर्ट टर्म में आपको एक मेरे को शॉर्ट टर्म रिटर्न मिल जाए, फिर मैं अपना पैसा निकाल लूं, अगर ऐसा है तो आप 20 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ओके। ठीक है भाई, डिफेंस सेक्टर में जीआरएससी यार, सर जिस किसी ने भी ले रखा है ना, वो भूल जाओ उसको लेकर, ठीक है। किसी को बेस्ट पोजीशन बनानी है, ऐसी मार्केट में बिल्कुल बना सकता है। जीआरएचई यहाँ पर अपडेट किया था, जो कि 964 के आसपास था, और ये एक ऐसा अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को फ्रेश पोजीशन भी बनानी है तो बना सकता है, बट उसको वेट करना पड़ेगा काफी। ओके ओके भाई, मेरा अभी एवरेज 2390 है। अभी एवरेज कर सकते हैं? 2090, ओके, एवरेज करना है आपको। आप तो एक काम करो, अभी एवरेज मत करना। ओके अगर ये इसका स्विंग लो टूटता है तो, ओके ठीक है, 1300 के नीचे आता है तो एवरेज करना। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो क्वांटिटीज आपने ले रखी है, इनको आप रखो, ओके भाई, बट हाँ, वेट करना पड़ेगा। ओके। कोचिन शिपयार्ड भाई? कोचिन शिपयार्ड भी, राइट, कोचिन शिपयार्ड भी मैंने होल्डिंग बना रखी है ऑलरेडी, आप कर सकते हो होल्ड। नहीं भाई, अभी फ्रेश एंट्री लेना है तो लेंगे क्या? कर सकता है कोई, अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है वो यहाँ पर कर सकता है। बट देखो, मैं एक चीज बताऊंगा, एक चीज आपको सिखाता हूँ, सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी स्टॉक हो ना, कोई भी स्टॉक हो, मान लो आपने आपकी एंट्री एक ऐसे स्टॉक में हो गई है जिसमें अगर आप उसका वीकली चार्ट ओपन करो या मंथली चार्ट ओपन करो, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आए। देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एकदम से भागा था,
तो ऐसी मोमेंट से अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको फेयर में आना चाहिए, डर लगना चाहिए, ठीक है। इतना प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है ना, पर आपकी पोजीशन यहां पर बनी है, इन फ्यूचर के लिए आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए, अपने पार्शली प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब आप खुद देखो, डिफेंस सेक्टर में खुद जाके देख लेना, जितने भी स्टॉक उठा लो, मैक्सडम उठा लो, कोची उठा लो, जीआरएस उठा लो, ग्रेट इंडियन शिपिंग वाला उठा लो, सब में एक सेम पैटर्न देखने को मिल रहा होगा कि एकदम से रैली आती है, फिर एकदम से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। तो अगर अब किसी को मूवमेंट्स अब किसी को नई पोजीशंस बनानी है तो वो थोड़ा सा वेट करेगा। मतलब अगर वो यहाँ पर बाइंग पोजीशन बना ली है ना, तो उसको अब ये मत एक्सपेक्ट करे कि वो एकदम से शार्प मूवमेंट आ जाएगी, इस तरीके से नहीं। अब ये इसी लेवल पर काफी देर, काफी साल तक ही जोन में रहने वाला है, राइट। वो 1-2 साल, 3 साल, 4 साल भी हो सकता है, वो एक ही जोन में रहेगा, ठीक है ना। मैं आपको एसआरएफ की एग्जांपल दिखाता हूं। एसआरएफ देखना आप, ये देखो, ये देखो, आप देख रहे हो एकदम से पहले रैली आई, बीच में अटका हुआ है। मैंने एसआरएफ यहीं पर बाइंग किया था, पता है, आप मानेंगे नहीं, 3 साल मेरा पैसा वेस्ट हुआ है, 3 साल मेरा पैसा वेस्ट हुआ है। कॉस्ट टू कॉस्ट रहा है वो, ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता। 3 साल मेरे पैसों की वैल्यू कम हुई है, तो मैंने इसको हार कर बेच दिया। बट हाँ, अब अगर कोई एसआरएफ में पोजीशन बनाना चाहता है तो वो बिल्कुल बना सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये रेंज क्लोज होती जा रही है डे बाय डे, ये रेंज क्लोज होती जा रही है। जैसे ये रेंज फटेगा, क्योंकि काफी टाइम ले लिया इसने एक ही जगह पर, जैसे ये रेंज फटेगा तो जितना ये नीचे से ऊपर आया था, ठीक है, कम से कम देखो, मान लो अगर ये 500 से 2000 का सफर तय कर रहा है, मतलब 3 गुना, तो ये 3 गुना और ऊपर जा सकता है। बट उसके लिए पेशेंस चाहिए बॉस। हुंडई मोटर्स का क्या हो सकता है? नए मोटर्स यार मैं क्या बताऊं, मतलब इसके लिए ना 1720 की बाइंग है, है, 1720 की बाइंग है। आपको बहुत वेट करना पड़ेगा उसके लिए, बहुत, क्योंकि उसकी बुक्स में ना कुछ खास नजर आया नहीं जब उसका आईपीओ भी आया था। हाँ उसकी वो तो है, उसकी बुक्स कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो क्वार्टर रिजल्ट भी एवरेज ही था। राइट, तो ऐसे में ना, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो लगातार 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स अपने पॉजिटिव नहीं देता, है ना। स्टॉक्स को रडार पे भले रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पैसा फंस जाता है और कोई दिक्कत नहीं है बस। सर सीडीएसएल में न्यू एंट्री बना सकते हैं? हाँ, मैंने अभी अपडेट किया ना, अभी पीछे मैंने रील बनाया था, देखो उसमें मैंने मार्क कर रखा हाई, उस हाई के ऊपर आप जाके बना सकते हो। और सर एक्शन कौन सी इक्विटी का कौन सा? टारगेट किसका? कौन सी इक्विटी? लेट मी चेक, क्या बता रहे हो, बताओ क्या स्टॉक बताया आपने? एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अगर मैं इस स्टॉक को देखूं ना, विदाउट एनी पैटर्न ड्राइंग, तो ये साफ नजर आ रहा है, ये एक ऐसा फॉलिंग वेज के अकॉर्डिंगली बन रहा है कुछ कुछ। और अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो ये फ्लैग पैटर्न भी कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक करता है, अच्छी मूवमेंट देगा, नो डाउट, तो ये बढ़िया साइन स्टॉक की होता है। और कंस्ट्रक्शन का तो है, तो इसमें अगर कंस्ट्रक्शन का है ना, तो ये स्टॉक अभी 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 ओके, ठीक है, ये इसके फंडामेंटल ठीक है, तो ज्यादा मैं खास भी नहीं बोलूंगा, बट बढ़िया है। आरओसी आरओई मिनिमम 15 होना चाहिए, बहुत अच्छा चल रहा है ऊपर। स्टॉक पी, इंडस्ट्री पी ऑलमोस्ट बराबर आ चुका है। डिविडेंड देती है स्टॉक, एसेट्स इसके 2300 करोड़ के हैं, इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत अच्छा है। एफआई होल्डिंग्स, डोमेस्टिक होल्डिंग्स मिलाकर अभी अच्छी होल्डिंग्स बन रही हैं। बुक वैल्यू 116, ठीक है, आप इसको बहुत अच्छी पोजीशन बना सकते हो। इसके ब्रेकआउट पर बढ़े सर एक टाटा NBCC में क्या कम्युनिकेशन है सर। टाटा कम्युनिकेशन, इस पे 1480 के ऊपर अच्छा पोजीशन बनेगा अगर किसी को बनाना है। ओके, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन, ओके, टाटा कम्युनिकेशन में कहां पर पोजीशन है आपकी?
सर 1897 पे सर। 1897 मतलब टॉपर बना रखा है। अगर एक चीज किसी ने नोट की होगी ना, टाटा के जितने भी स्टॉक्स हैं अभी तक के, सब में ना अगर देखोगे ना तो मूवमेंट्स एवरेज हो गई हैं। अगर किसी ने नोट किया होगा, मतलब कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही, बस वो चल रहे हैं, है ना। जैसे अपना तो टाइम इसमें स्पेंड सर निकलना चाहिए सर, क्या क्या निकल जाना चाहिए सर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लाइक आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था या लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था? सर लॉन्ग टर्म के लिए करा था, तो सुना था सर ये डाटा सेंटर में भी है सर। नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए किया था ना, तब तो देखो, एक सबके लिए एक चीज बताता हूँ। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना, बताऊं क्या देखकर इन्वेस्ट करता है। देखो, सबसे पहली बात ये है, पैसा बनाना बात की बात छोड़ो, स्टॉक मार्केट एक चीज है क्या उसको समझो। स्टॉक मार्केट में अब मान लो टाटा कम्युनिकेशन का जो भी XYZ काम है, आपको उस बिजनेस में इंटरेस्ट था, बट आपके पास कैपिटल ना होने के कारण आप वो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। बट आपने एक ऐसा ही कोई बिजनेस खोजा जो ऑलरेडी वो काम कर रहा है, बस आपने अपना पैसा उसमें लगा दिया, ताकि जब जैसे वो कंपनी बढ़े तो आपका भी पैसा बढ़े। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म पॉइंट व्यू से अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए। ठीक है, अभी मान लो जैसे मेरी जो होल्डिंग्स है, टोटल होल्डिंग्स है, वो कुछ 160 है, 170 स्टॉक्स की होंगी अभी तक। ठीक है, इसका मतलब मैं 170 बिजनेसेस में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड था कि मेरे को उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा बिजनेस मेरे को खोलना था। तो मैंने अपना कुछ कुछ अमाउंट्स में इन्वेस्ट कर दिया, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं इसको जल्दी निकल जाऊंगा। अभी तक होल्ड है, चल रहा है, चलता जा रहा है ना। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट टर्म के लिए है, तब तो निकल जाना चाहिए, बट अभी भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं। देखो, इसमें ये सपोर्ट बन रहा है तकरीबन तकरीबन, और ये इसका रेजिस्टेंस बन रहा है अप्रोक्सीमेटली आसपास। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये नीचे आया। ठीक है, अगर इसमें अपन ट्रेंड लगाएंगे तो अभी ये नीचे आया, पर नीचे से ऊपर जा रहा है। बट ये जो राइजिंग चैनल बन रहा है ना, ये राइजिंग चैनल बनने का मतलब ही यही है कि ये प्राइस बहुत धीरे 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 ऊपर बढ़ेगा, मतलब नीचे आएगा, फिर यहां पर जाएगा, फिर यहां से नीचे आएगा, फिर यहां जाएगा। ये तब तक एक अच्छी मूवमेंट नहीं देगा जब तक अपने ये ऊपर के चैनल्स को नहीं तोड़ देता, मतलब 2500 का लेवल नहीं तोड़ेगा। ठीक है, समझ गया ना। तो अगर आपको, मतलब अभी देखो, अभी इसने सपोर्ट पकड़ा है, तो अगर आपको बेचना भी है ना, मान लो अगर आपको बेचना है, तो आप यहां पर आकर बेच सकते हो, जो कि आई थिंक आपके कॉस्ट के आसपास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए टाटा कम्युनिकेशन में हाई का वेट करो, हाई में कूदने और सस्टेन करने का वेट करो। ओके सर, ठीक है, ओके। भैया भाई एनबीसीसी का वायरो क्या बेच देखो? दोगे? यार एक मिनट, अपना बैंक निफ्टी का भी टारगेट हो गया सेकंड, लेट मी अपडेट। किस किसने ट्रेड किया था बताओ? कोपरान का भी देख लो ना। एनबीसीसी का एक सेकंड टारगेट डन। ओके, किसका स्टॉक देखना है पहले बताओ? एनबीसीसी वायरो इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बताया आपने? एक मिनट बताना। इनवायरो, EIEL। देखते हैं अभी एनबीसीसी कितने पे पाएंगे। मेरी 50। कोई दिक्कत नहीं है। एक और रूल बताता हूं, सब लोग नोट कर लो कॉपी पेन में, जो जो चीजें बता रहा हूं। कोई स्टॉक अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अब उसने आपको 100% रिटर्न दे दिया है, ठीक है, अगर 100% रिटर्न दे दिया है तो कभी भी उस स्टॉक को नहीं बेचने का। सिंपल, मेरा एक सिंपल रूल है। अगर 100% दे दिया है तो मैं कभी भी उसको नहीं बेचूंगा। अगर मेरे को बेचना भी होगा ना, मैं उसमें पार्शली प्रॉफिट बुक करूंगा, 1 या 2 स्टॉक बेचकर बस, ताकि मैं उस पैसों को और कहीं और डाइवर्सिफाई कर सकूं, लाइक बाय फॉलोइंग आवर रूल कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग क्या होता है कि आपके प्रॉफिट्स पर आए भी, इन्वेस्टमेंट पर भी अच्छा रिटर्न मिले, राइट। तो अगर 100% आपको दे रहा है, होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ट्रेलिंग करना है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ट्रेल करना है ताकि मैं एटलीस्ट प्रॉफिट लेके निकलूं, तो 50, मेरा जो रूल है वो आपको बताता हूँ। 100% दे रहा है, 100 से अगर वो 60% मेरे को प्रॉफिट दे रहा होगा, ठीक है, तो मैं 60% पर एग्जिट कर दूंगा, मतलब 60% का प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर दूंगा, फिर मैं अगला स्टॉक ढूंढूंगा। बट अगर 100 दे रहा है तो मैं वेट करूंगा। ठीक है ना। सर कोपरान देखो ना। एक मिनट, वो पहले एक और भैया थे, वो क्या इंफ्रा बता रहे थे, उनका एक बार देख लेते हैं। इनवायरो बोल रहे थे। इनवायरो। इनवायरो, एक बार स्पेल करिए। EIEL होगा स्टॉक का नाम। EIEL, इनवायरो, ओके। हाँ, ये तो अभी आया 210 है। में। हाँ, IPO था।
बेहतर। $210 पे ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, करो होल्ड। ठीक है। करो, कोई बात नहीं। अच्छा, अगला कौन सा क्या था? भैया टाटा मोटर में न्यू एंट्री ले सकते हैं क्या मैं? टाटा मोटर में मैं न्यू एंट्री नहीं लूंगा, जो मेरे होल्ड है मैं वही रखूंगा। मैंने इसके ऊपर रील भी अपडेट की थी कि अभी क्यों नहीं लेना है। आप देख सकते हो इंस्टा पे मैंने अपडेट कर रखा है, टाटा मोटर बाय और सेल करके। एक्चुअली मैंने आपको कल से ही फॉलो करना स्टार्ट किया तो आप मेरे को मालूम हाँ, आप एक बार इंस्टा पर नोट कर लेना, मैंने वहां पे ना अपडेट किया हुआ है, उसका मतलब प्रॉपर लॉजिक बताया हुआ है कि टाटा मोटर क्यों नहीं लेना है। मैं आप सबके साथ चलो अभी भी शेयर कर देता हूँ, सबको थोड़ा सीखने को मिल जाएगा। देखो, टाटा मोटर का जो पीई है ना, देखो जो पीई है ये 8 है। अब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं कि 10 से कम अगर पीई होगा तो आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे कि अपन को चलो ठीक है ज्यादा कमाने को मिल जाएगा। बट आपको एक बात बताता हूँ कि पीई के माध्यम से ही अपन इसको डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे कि यार अपन को इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी जो इसका डेप्थ है ना, देखो इसका डेप्थ एंड मार्केट कैप, सेकंड इसका एक ये रहा, कहाँ गया पी रेशो, अरे यार कहाँ गया वो, प्राइस टू बुक, मार्केट कैप सेल्स, राइट, मार्केट कैप सेल्स। अभी देखो मार्केट कैप जो है अभी इसका इसकी सेल से ज्यादा है, ठीक है, मार्केट कैप अभी इसकी सेल से ज्यादा है। ये मैं इसको थोड़ा सा एवरेज मान रहा हूं, मतलब। और अगर आप इसकी प्रॉफिट्स पर आएंगे, देखो इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नोट करना, बड़े हैं ठीक है, बट क्या हुआ है आखिरी में, डाउन आया है, पिछले 2 से डाउन आया है, मार्च की बात है। पिछले 3 से डाउन आया ना, देखो दिसंबर 2023 से देखो डाउन आया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले प्रॉफिट, ये भी डाउन आया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट ये भी डाउन आया है। नेट प्रॉफिट देखो मार्च 2024 में अच्छा था, बट एकदम से क्या हो गया कि जून और सितंबर क्वार्टर ने इसने बहुत कम प्रॉफिट्स वो किए, है ना। तो देखो इसमें सिंपल वाली बात है, जो ये आना था ना फॉल, जो ये फॉल आपको नजर आ रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, ये जो फॉल नजर आया आपको, है ना। तो अभी क्या है कि अगर देखो किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी भी है ना, तो मैंने उसमें अपडेट किया हुआ था क्या, 953 के ऊपर अगर आता है तो मैं फ्रेश पोजीशन बनाने की सोचूंगा, अदरवाइज इसके नीचे मैं नहीं बनाने की सोचूंगा। अगर कोई ज्यादा रिस्की प्लेयर है, बहुत लंबे समय के लिए करना चाहता है, तो वो अभी इस प्राइस पे करके भूल सकता है। समझ गए ना सर? हाँ हाँ। टीएनसी इंफ्रा देखो ना जरा, क्या क्या? टीएनसी इंफ्रा। यार ये भी कहीं तो भी अपडेट किया था मैंने, मेरे को याद नहीं आ रहा। कितने में पाएंगे? नहीं, न्यू एंट्री की सोच रहा हूँ लेने की सोच रहे हो? जी। ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ओके ठीक है सर कोटरान देखो। हाँ मैं वही लगा रहा हूँ। हाँ कितने में पाएंगे? 254। ये भी मैंने कहीं ना कहीं तो अपडेट किया था, इसमें भी कुछ ना कुछ तो भी हो रखा है। 254 पे है, ओके। अरे यार ये साले अपडेट के कारण ना कहाँ गया। देखो अच्छा, क्या सोच के लिया था, मतलब क्या करना है इसमें बताओ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था तब तो होल्ड कर लो, कोई बात नहीं, सही है, ठीक है। ओके सर। पर इसमें ना आपको वेट करना पड़ जाएगा, इसमें ना थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, बट चलो कोई बात नहीं, एवरेज करना ठीक है। पड़ा तो कहाँ पे करना पड़ेगा? है
एवरेज करना है तो कहाँ पे करना पड़ेगा? एवरेज करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ, अगर 254 पे आपकी बाइंग है हम्म, तो आप एक काम करना, आप 150 के नीचे अगर आता है तो एवरेज करना, उससे पहले मत करना। ओके सर। भैया यस बैंक का एक बार देखना। यार वो मैं वैसे बता देता हूँ, दूर रहो। अगर किसी को बैट गेम खेलना है तो बिल्कुल कर सकता है। सर डीमार्ट, एवेन्यू, सुपर। डीमार्ट, आठ देखो अगर यस बैंक में अगर बोलूँ ना, यस 8 रुपए की बाइंग है। एक मिनट, एक यस बैंक का मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये टोटली एक बैट गेम होगा अगर किसी को बैट करना है तो। अच्छा, अगर डीमार्ट डीमार्ट पे कितनी की बाइंग है? 4500। 4500 की बाइंग है। यार ये ना मेरे पास स्टॉक है ऑलरेडी, देखो यहाँ पर ये येलो येलो मार्क भी लगा हुआ है, तो ना मैंने बट बाइंग इस प्राइस के आसपास की थी, तो अब मेरे को ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है, तो आई एम जेन्युइनली प्लानिंग कि मैं इसको एग्जिट कर दूं, क्योंकि ये बहुत वेट करवाएगा, बहुत मतलब बहुत वेट करवाने वाला है। सर एक स्टॉक है हाँ? VIAZ टायर। एक मिनट, एक मिनट गाइस। हाँ, क्या बताया आपने? VIAZ विच टायर। BI AZ, A फॉर एप्पल, Z फॉर AZ हाँ, वी 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 V नहीं वी। यस, ये कभी न्यू है थे तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? टायर की कंपनी है। कितने पे? सोच रहा हूँ ये भी लेने का सोच रहा नहीं नहीं, मतलब हूँ बाइंग लॉन्ग कितने पे टर्म है? के लिए। अच्छा, अभी आपको बनाना है? जी जी, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ। एक मिनट, सर एक बार आरवीएनएल देखिएगा। एक मिनट रुको बस। देखो इसका फंडामेंटल तो ठीक है, मतलब ये ग्रो करने की पूरे पोटेंशियल में लग रहा है, और ये जो पैटर्न बनाया ना, अगर ये ब्रेक करता है अपसाइड, ठीक है, तो बाइंग ऑब्जर्वेशन कहां पर करने वाले हैं अपन, हम करेंगे 73 के ऊपर। ये अच्छा जाएगा अगर ये ऊपर तोड़ता है तो। बस वही भाई मैं ये एसएम कैटेगरी का है क्या? हाँ, ये तो एसएमई कैटेगरी का है। हम्म, 1,35,000, जी जी जी। 1,35,000 का SME जाएगा का ये। हम्म। लेकिन टायर का है तो मैं वेट इसके कर लिए सकते हो तो, हो वेट सकता कर हूँ। सकते हो तो बिल्कुल करिएगा, अगर वेट कर सकते हो तो बिल्कुल करिएगा। हाँ, सर मैं आरवीएनएल 2-3 साल देखिएगा एक के लिए बार। सोच रहा हूँ इसको। सर एक डाउट था सर। हाँ बताइए। हाँ, सर एक मैंने देखा। आरवीएनएल, एक मिनट पहले वो भैया का आरवीएनएल देख लें, नहीं तो नाराज ना हो जाए बेचारे। हाँ, कितने में बाइंगे? जस्ट बाय करने का सोच रहा हूँ सर। बाय करने का सोच रहे हो तो कर सकते हो, बट काफी वेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया है कि अगर ऐसी रैली आती है और अगर शार्प से गिरता है तो वो एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, वो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताएगा। अच्छा सर, बट एक मिनट मैंने एक चार्ट इसको ड्रॉ किया हुआ था, मैं बता रहा हूँ एक पॉइंट। एक मैं ले देला वो। गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो।
सर डे चार्ट के अकॉर्डिंग जो है ये सपोर्ट जो बन रहा है यहाँ पर 413 से, फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो उसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 446 पे। तो ये सोच के मैंने बाय किया कि यहाँ से आई थिंक रैली आ सकती है। तो सर एक बार डे चार्ट पे देखो देखिएगा तो यहीं से लास्ट टाइम 413 पे जो मूवमेंट आया था उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 448। अगर ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो क्या लगता है मूवमेंट सर आएगा? देखो जैसे मैंने बताया ना, शार्प मूवमेंट अभी एक्सपेक्ट मत करना। मूवमेंट आज जरूर जाएगा, कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी ठीक है, और ये RVNL ना 22 रुपए से है हमारे पास। अच्छा 22 रुपये तक तो सर 22 आप रुपए बहुत पुराना उसको होल्ड करके चल रहे होंगे आप। है ना, 22 रुपए से है हमारे पास। तो अब आप खुद बताओ कितना रिटर्न दे रहा होगा। ये मैंने यहाँ पे देखो मार्क वार्क भी करके कुछ रखा हुआ, बहुत पुराना, राइट। जी तो देखो फॉर न्यू मेंबर्स जो हैं उनको अगर बनाना है ना, तो वो यहाँ पर एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हैं अगर उनका लॉन्ग टर्म पॉइंट व्यू है। तो अगर इसका शॉर्ट टर्म पॉइंट व्यू है, उसने यहाँ पर बाय किया है कि यहाँ से ऊपर आ जाएगा, ऊपर के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। रेस्ट अगर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है तो 390 का स्टॉप लॉस लगाकर वो चल सकते हैं, अगर यहाँ पर बाय कर रहे हैं तो। अच्छा ठीक है। दूसरा सपोर्ट आपका बन रहा है 360 पे। ठीक है सर, 390 का स्टॉप लॉस लगा के लेके चलता हूँ। हाँ, 390 का आप लगाकर जा सकते हो अगर आपको करना है। बट ये है, जैसे मेरा जो रूल रहता है, अगर मैं किसी में इन्वेस्टमेंट करता भी हूँ तो मेरा एक टारगेट रहता है कम से कम 100% का रिटर्न का। ठीक है, 100% रिटर्न का। और वो स्टॉक सिलेक्ट करना, उनको प्रॉपरली अंडर वैल्यू देखना क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब जैसे मेरे जो एक कम्युनिटी है जिसमें 1 लाख to 50 लाख का मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, अगर आप सबको नहीं पता होगा तो आप पिन मैसेज चेक कर सकते हो। तो उसमें भी मेंबर्स को मैं ऐसे स्टॉक्स ही बाय करवा रहा हूँ कि जो अगर अपन नहीं भी बेचेंगे या अगर वो लॉस में भी है तो वो आने वाले टाइम पर वो एटलीस्ट मिनिमम 100% का रिटर्न दे जाएंगे, राइट। तो मेरा टारगेट वही रहता है। अच्छा सर, तो सर वो अलग कम्युनिटी चल रही है या इसी ग्रुप में सर आ रहा है? नहीं, वो मेरी अलग कम्युनिटी है। तो आप वो सर पिन कौन सी मैसेज मैंने कर कम्युनिटी है? वो मेरी नारायणा कम्युनिटी है। अच्छा, तो आपने पिन करके रखा हुआ है सर? मैंने पिन करके रखा हुआ है मैसेज वहाँ पे। ओके सर, वो डिटेल्स कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। टांडला प्लेटफॉर्म का देख लेना जरा। टालना मैंने बताया ना, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर सकते हो। तो 1480 में लिया हुआ है अपने। क्या 1480 में लिया हुआ है। 1480 में ले रखा है तो फिर होल्ड करना पड़ेगा भैया आपको, क्योंकि लॉस बुक करने का कोई सेंस नहीं है उसमें। वो कंपनी अच्छी है, हाँ, क्योंकि वो 700 के आसपास आ गया है। भले ही मेरी एक्चुअली 900 के आसपास की बाइंग है उसमें। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं उसको होल्ड करूंगा। और एवरेज डालना हो तो फिर ले सकते हैं क्या? एवरेज के लिए ले सकते हैं अभी? एवरेज करना है तो आप कर लो, पर ज्यादा एवरेज मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर स्टॉक समझो, अगर स्टॉक 50% से ज्यादा नीचे गिर चुका है, ठीक है, तो मतलब अब वो टाइम लेगा, उठने में भी टाइम लेगा, उसको धीरे धीरे उठेगा। तो आपको अगर करना है, आप अपने रिस्क अकॉर्डिंगली कर सकते हो, जितनी आप रिस्क कैपेसिटी रख सकते हो। बट एवरेज किया हुआ पैसा एक्सपेक्ट मत करना कि जल्दी शॉर्ट टर्म में बाहर निकल आएगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ओके सर टेक्नोलॉजी, एक मिनट, एक करके प्लीज। क्या एवेलन टेक्नोलॉजी सर। सॉरी, क्या बताया आपने? कौन सी टेक्नोलॉजी? सर एवेलन टेक्नोलॉजी। एक बार स्पेल करिए। AVALON। AVALON। अच्छा, AVALON कितने पे पाएंगे आपकी? इसमें फ्रेश बाइंग बन रही थी 730 पे बाइंग, 868 पे है सर। 868 पे है। देखो, इसकी फ्रेश बाइंग बन रही थी 730 की, जो 730 पे बाई किया होगा उसका स्टॉप लॉस बनेगा 640 का। तो आपने किया है कितना? 868 सर। 860 पे किया है ना बाइंग। ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस अगर शॉर्ट टर्म पे लेकर जा रहे हो
तो आप अपना एसएल रखना, आपका तो एसएल यही स्विंग लो ही आएगा यार, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट ठीक है, रिटर्न आपको दे सकता है ये। और एक मिनट इसका वो भी देख लेते हैं। ये बहुत महंगा हो रखा है यार, ये तो देखो ना, इंडस्ट्री पी कितना है 95, मतलब जो इसका जिस इंडस्ट्री का ये स्टॉक है उसकी पी 95 चल रही है। मतलब कोई अगर ₹1 कमाने के लिए, अच्छा साला 201 इसका स्टॉक पी है भाई साहब, तो बहुत महंगा चल रहा है सर ये तो, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है ये तो, अटक जाएगा मेरे को लग रहा है, ये खुद को एडजस्ट करेगा भैया यहाँ पर। राइट राइट सर। मेरे 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 अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पर होता आपकी जगह तो मैं, मेरे को जो भी प्रॉफिट आ रहा है अभी 8-9 रुपए का जो भी XYZ है, मैं उसको लेकर निकल जाता कॉस्ट टू कॉस्ट। मैं इस पे तब एंट्री बनाऊंगा जब इसके फंडामेंटली थोड़े से पॉजिटिव साउंड करेंगे। राइट राइट सर। ठीक है सर गुजरात वारी एनर्जीज फ्रेश एंट्री बना सकते हो बिल्कुल। मेरे सबसे बड़ी गलती ये हो गई, मैंने एंट्री बनाई थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरे को अच्छा पैसा आ रहा था, 40-50% मेरा बन रहा था आराम से, मैंने बुक ही नहीं किया, साला वो फिर से मेरे उसमें आ गया। तो किसी को फ्रेश एंट्री बनानी है, अभी नहीं है मेरे पे। अच्छा आपने किया था नीचे बट आपने ऊपर बुक कर लिया था? हाँ बुक किया था, वापस लेने की सोच रहा हूँ, क्या आ गया ना काफी बढ़िया। अगर आप प्रॉफिट लेकर निकल चुके तो अच्छी बात है। आप एक काम करना, अगर फ्रेश एंट्री बनानी है आपको, अब मतलब मैं अगर प्रॉफिट लेके निकल जाता ना तो अब बाय करता तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए करता, बट ऑलरेडी मैंने अपना प्रॉफिट मिस कर दिया है तो मैं अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दे रहा हूँ, मतलब मैं इसको देखूंगा नहीं। नारायणा कम्युनिटी है वो दिख नहीं रही सर, वो पेड है या फिर वो पेड है, वो पेड है, पेड है सर, लिंक भी नहीं दिख रहा है इसमें। वो लिंक नहीं है, उसमें बस नंबर दे रखा है, आप मेरे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो डिटेल्स के लिए। अच्छा ठीक है सर। जब स्टॉक 50% रिकवर करता है तो उधर कुछ एक एक करके गाइस, एक एक करके प्लीज बताइए। हाँ। सर जब स्टॉक अपने फॉल से 50% रिकवर कर लेता है तो हाँ। उधर एंट्री बनता है क्या सर? क्योंकि बहुत सारे जो चार्ट देखा उसमें आपने 50% पर आपने कुछ बोला था एंट्री कर बोले हैं, राइट मैंने बोले हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो एक इंट्राडे का रूल होता है ना, मैं आपको सबको बताता हूँ। देखो मेरा जो एक इंट्राडे का रूल है ना, मान लो मेरी कोई कैंडल बनी है ये, अभी मेरी जो XYZ जो भी कैंडल है ना, मान लो ये मेरी कैंडल है, बता रहा हूँ, मान लो ये मैं अपनी कैंडल कर देता हूँ ग्रीन, मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। मेरा एक इंट्राडे में एक सिंपल नॉर्मली स्ट्रैटेजी होता है छोटा सा, कि अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और उसने एक अच्छा खासा कैंडल बनाया, तो वो कैंडल का ना कम से कम 50% मार्केट वहां पर आता है, एक बार वहां पर आकर रिटच कर फिर से ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये सेम रूल ना बड़े टाइम फ्रेम पर भी लागू होता है, डेली पर या वीकली पर। तो अगर डेली वीकली पर ऐसा कुछ रूल आ रहा है, मान लो आपकी रैली आई है, तो रैली का अगर 50% आ गया है, अच्छा 50% तो आ गया, मतलब आपको क्या हो रहा है, आपको स्टॉक अच्छा मिल रहा है, आपको एक अच्छा स्टॉक अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, तो क्या वो अच्छा स्टॉक एक्चुअल में अच्छा है, वो उसके आप फंडामेंटल से जान सकते हो, है ना। तो मैंने जो भी शेयर किए होंगे स्टॉक जो 40-50% डाउन है, उनके फंडामेंटल ठीक रहे होंगे, इसलिए मैंने किया है। नहीं तो अदरवाइज अगर कोई बेकार फंडामेंटल है और वो 50% गिर चुका है, तो वो 50 से कब 70-80 भी नीचे आ जाएगा, कुछ नहीं पता होगा। मेरी वो तो बात सही है सर। आपने मतलब ये दिखाया था कि मतलब जो स्टॉक ना मतलब टॉप बनाकर मतलब नीचे गिर रहा है और नीचे गिर पर फिर से बॉटम आउट होकर अपना 50% रिकवर कर दिया है उसने, तो उधर हमको मतलब ऊपर के लिए जाना चाहिए क्या सर? या इंट्राडे हो या छोटा चार्ट हो या बड़ा चार्ट हो? जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरा एक मेरे GSS इन्फोटेक में इन्वेस्टमेंट थी, आप सबको बताता हूँ, आप सब समझ लो, ठीक है। आपका जो आंसर है ना आपको मिल जाएगा। देखो मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट थी, मुझे इसमें ना 20-30% आ रहा था। अब जैसे मैंने बोला कि यार मेरे को कम से कम 100% का टारगेट रहता है मिनिमम, अगर मैं कर रहा हूँ। जब ये 20-30% दे रहा था ना, जब मैंने सिलेक्ट किया था, तब इसके फंडामेंटल अच्छे थे, नो डाउट। मतलब यहाँ पर जो था
इसके फंडामेंटल अच्छे थे। अच्छे फंडामेंटल होने के कारण, चार्ट अच्छा पैटर्न बनने के कारण, ब्रेकआउट के कारण ये स्टॉक उस दिन चल गया। बट मुझे नहीं पता था इसमें पंप एंड डंप गेम चल रहा था। ये जहां से उठा था ना, देखो जहां से उठा था वहीं पर आ गया, जहां से उठा था वहीं पर आ गया। और मेरा वन ऑफ द वर्स्ट स्टॉक सिलेक्शन एवर। कम से कम 70% का कैपिटल मैं अपना इसमें खो रहा हूँ, 70% का कैपिटल इसमें खो रहा हूँ, क्योंकि इसमें पंप एंड डंप वाला सिनेरियो चल गया। तो अब देखो 50% इसने भी किया। देखो यहाँ पर जो रैली है ये आई, यहाँ से देखो नीचे भी आया, जो भी मैंने आपको कैंडल बनाकर दिखाया था, तो नीचे भी आया, ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश भी की बट नहीं जा। सर निफ्टी के लाइव चार्ट में अभी पुल बैक आया है, पुल बैक ले रहा है, तो 24,600 तक का टारगेट 650 का देखने को मिल सकता है क्या? 24,600 मैंने कल ही अपना इंडेक्स का एक शेयर किया आप सबके साथ, इंडेक्स का उसमें देखो आप, मैंने कल ही शेयर कर रखा है। कॉल पोजीशन बना सकते हैं? कॉल पोजीशन देखो आपको दिखाता हूँ, मैंने कल शेयर किया था यार। मैंने कहाँ पे चार्ट शेयर किया था, एक मिनट रुको, इंडेक्स अपने, रुको, कहाँ हुए उतर गए बात करने देखा था वहाँ। रुको, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कोई भी बंदा ये देखो मैंने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाल रखा था। ओके, अबव निफ्टी विल क्रॉस, देखो मैं आपको ना लिंक भेज देता हूँ, ये लो, सब लोग टेलीग्राम पे देख लो, मैंने लिंक भेज दिया है। इंडेक्स भविष्य का, अरे स्टॉक ना रिव्यू नहीं दिए, नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। ये लो, ये देख लो, मैंने अपडेट कर रखा है। इसमें मैंने लेवल मार्क कर रखा है पोजिशनल, जिसमें निफ्टी मैंने बोला हुआ है कि अगर निफ्टी 24417 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, जो कि कर रही है, ऑलरेडी कर चुकी है, तो मैं 25017 का लेवल देखूंगा, ठीक है। बट मैं वहां पर 25117 के आसपास उस 100 पॉइंट के रेंज में ना बाय करने का नहीं सोचूंगा, सेल करने का सोचूंगा फिर से, ठीक है। हेलो सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस, हाँ क्या करना है बताओ रिलायंस में? 1325 की बाएंगे, रखो होल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट क्या रहेंगे? रिलायंस अभी स्प्लिट हुआ है, ठीक है, रिलायंस अभी स्प्लिट हुआ है, एक मिनट यार, तो स्प्लिट हुआ स्टॉक, शॉर्ट टर्म टारगेट आपकी 1325 की पाएंगे। हाँ आपको कुछ ज्यादा कमाने को मिलेगा नहीं इसमें, 1400 तक का एक पहले आएगा, उसके बाद ये नीचे भी आ सकता है, मतलब कंसोलिडेट करेगा। और ये ऑलरेडी ना अभी स्प्लिट हुआ है, तो स्प्लिट हुए स्टॉक ना खास कुछ दिखाते नहीं है मूवमेंट, मतलब काफी वेट करने वाला सिस्टम है इसमें आपका। सर सुजलॉन सुजलॉन मेरी भैया 8 की बाइंग है, मैं तो होल्ड कर रहा हूँ। आपकी कितने की बाइंग है? नहीं, बाय नहीं है, अभी फ्रेश करना है। फ्रेश करना है आपको, तो आप क्या करो, एक मिनट, ये देखो मैंने 8 पे लगा रखा है यहाँ पर, तो मेरी यहीं की बाइंग है। और आप एक काम करो, फ्रेश बाइंग बनानी है, यू कैन डू वन थिंग, कितना होल्ड कर सकते हो बताओ? 1 साल। 1 साल कर सकते हो, तो अभी इस पॉइंट पे आप बना सकते हो बाइंग,
अगर 1 साल कर सकते हो होल्ड तो। ठीक। सर ओला का क्या सीन है? किसका? ओला एक हफ्ते से 67 के बाद से वो अच्छा खासा रैली दिया हुआ है। अरे कुछ रैली नहीं दिया है, वो बे मतलब का फंसाने वाला काम है। फंसाने वाला काम चल रहा है ना, इसलिए हाँ, मैं उसमें बाइंग का कुछ भी देख रहा हूँ, लेकिन कंपनी इतना अच्छा काम कर ही नहीं रही है कि मैं उस पे वो करूँ। सर इतना बैड एक्सपीरियंस है लोगों का ओला के साथ, ठीक है। बिजनेस ही अगर सही नहीं है तो कैसे चलेगा? लेकिन सर मैंने गाड़ी उसकी चलाई, काफी अच्छी गाड़ी है, बट यही है कि उसकी सर्विस नहीं है। जिस हिसाब से कंपनी ने 4000 शोरूम्स के साथ तो सर्विस का भी जो डिमांड किया है, बोल रहा है कि देंगे, बट सर्विस ही नहीं दे पा रही, तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? वही तो बात आ गई। किसी भी एक बिजनेस में आप खुद बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सर्विस। आप अगर अपने क्लाइंट को नहीं समझ रहे हो, आप अपने क्लाइंट को अगर नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, तो वो बंदा क्यों आएगा आपके पास, और वो बंदा क्यों अगले 10 लोगों को बताएगा कि भैया ये चीज ऐसी है वैसी है ना। तो बिजनेस वहीं से डिफाइन होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा ओला में। क्योंकि इसके पहले भी सर ओला में एक न्यूज आई थी, ट्वीट करके कहा गया था कि वो 2000 कुछ समथिंग स्टोर खोल रहे हैं और साथ में सर्विस का भी वो दे रहे हैं, तो वहां से 5% की स्पाइक आई थी, फिर वहां से स्टॉक गिरा। अब है कि 3 दिन पहले 4000 शोरूम की वो आ रही है, साथ ही सर्विस सेंटर भी साथ में ही देंगे, फिर से स्पाइक आई है 67 से। मैंने डे के अकॉर्डिंग देखा तो वो ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके अच्छा खासा 100 तक चलाया है। तो मैं सोच रहा था कि इस पे अपॉर्चुनिटी बनाओ या नहीं, एक बार आपसे डिस्कस करना चाह नहीं रहा था। नहीं नहीं नहीं, मत कर रहा है। देखो शॉर्ट टर्म प्लेयर क्या है, वो तो ना अपना कैंडल वैंडल देखकर पैसा नहीं यहाँ पे बनाकर निकल जाएगा, बट एज टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं इसको देख नहीं रहा बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू और सर डाउट है कि जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें अच्छा स्ट्राइक वाला ऑप्शन कैसे चूज करें जो अच्छा मोमेंटम दे सके? देखो सिंपल है, एक मेरा रूल होता है सिंपल। अगर ऑप्शन प्राइस स्ट्राइक आप करना है तो मान लो कोई भी आप जैसे ये कैंडल्स बनी है बाय पे, 1 मिनट, ठीक है। ये कैंडल्स बाय पे बनी है और आपका ये जो हाई प्राइस है ये है 100 रुपए का, ठीक है। तो आपको अगर स्ट्राइक प्राइस चूज करना है ना, हमेशा इस पे +5% कर दो, ठीक है। +5% कर देना। 5% पे प्लस करने के बाद जो भी इसका प्राइस आएगा, मतलब 105 आ गया मान लो, तो 105 के आसपास जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा, मान लो 105 ही अगर चल रहा है, या 105 का भी स्ट्राइक प्राइस है, या 106 का भी स्ट्राइक प्राइस है, या 104 का भी स्ट्राइक प्राइस है, मतलब 1 पॉइंट आगे देखना और 1 पॉइंट पीछे देखना है, तो उन 3 पॉइंट्स में कोई भी अगर स्ट्राइक प्राइस है तो आप उसको चूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके सर क्षितिज पोल का क्या सीन है? किसका? क्षितिज पोल स्पेल करिए। KSHI ASHI KSHI KSHI। हाँ ये रहा। कितने पे पाएंगे? 6 पे। क्यों लिया था इसको? देखो वही बात जो भी बताई थी, एकदम से शार्प मूवमेंट किया, अगर रिकवर होना होता तो 50% पे रिकवर हो जाता, बट नहीं हुआ। क्या हुआ? टक 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 नीचे, इसलिए बन गया बुर्ज खलीफा। इसको उठने में सालों साल लग जाएंगे। नहीं मैं इसका क्या ही बताऊं यार, ये मतलब ये रुको देखते हैं इसका एक वो क्या है। इसमें पहली बात, इंडस्ट्री भी 35 की है, स्टॉक भी 72 चल रहा है, मार्केट कैप कुछ भी नहीं है, ठीक है, और प्रमोटर होल्डिंग तो है ही नहीं। तो अब इसमें मैं क्या देखूं, आप खुद बताओ। मतलब जितने का इसका बुक वैल्यू है उतने का इसका प्राइस चल रहा है, तो 6 रुपए पे आपने ले रखा है, तो आपको तो मैं मतलब लॉस बुक कर लूं या होल्ड करूं अभी? मैं स्टॉप लॉस दे देता हूं आपको, अगर स्टॉप लॉस हिट होता तब निकल जाना। स्टॉप लॉस आपका आने वाला है, इसी का लो निकल के आएगा, 4 रुपए का आएगा, ठीक है। क्योंकि 4 रुपए टूटता है नीचे तो फिर आपको ज्यादा ही नीचे का सफर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर इसके ऊपर ऊपर घूम जाता है, ठीक है, और किसी को शॉर्ट टर्म सिर्फ टेक्निकली बेस काम करना है, तो वो 8
रुपए पे ऊपर बाइंग ऑब्जर्वेशन करेगा 8.14 के ऊपर, बट ये कोई भी सेल एंड बाय रिकमेंडेशन नहीं होगी क्योंकि फंडामेंटल कुछ भी नहीं है, प्रमोटर है ही नहीं अपनी कंपनी में। ये पंप एंड डंप का गेम के लिए कंपनी इन्होंने बनाई थी, इन्होंने पैसा बनाना था, मार्केट में लिस्ट कर ये लोग पैसा बनाकर निकल चुके हैं। ये वो यहीं से समझ में आ रहा है, मतलब 5-6 रुपए से स्टॉक उठाकर इन्होंने भाई साहब 70 नहीं 65 तक ले गए, मतलब इन्होंने अपना 600-700 गुना अपना पैसा बनाकर निकल गए बाहर। ठीक है, तो 4 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा अगर हुआ तो। हाँ 4 का करके रख सकते हो। ओके। और सर ये टाटा पावर 413 पे न्यू एंट्री ली है, इसका टारगेट? टाटा पावर को होल्ड रखो। टाटा पावर कितने पे एंट्री ली है? 413 स्विंग के लिए लिया है। इसकी एंट्री बन रही थी एक यहाँ पर 295 पर, ये आप देख सकते हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और स्विंग के लिए लिया है 413 पर। यस, रख लो टारगेट, ये आपका ये टारगेट है 470 का आ रहा है पहला टारगेट। ओके। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? भैया राम राम। राम राम जी, राम गुजरात राम। अपोलो भैया टाटा मोटर 600 रुपए में क्या करना है? होल्ड करूँ कि सेल कर दूं? टाटा मोटर 600 रुपए में है, मतलब अभी प्रॉफिट आ रहा है ना आपको, होल्ड ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट। हाँ जो लोग प्रॉफिट में है तो वो तो रखो होल्ड। मेरा 300 रुपए के आसपास की बाइंग है, तो मैं तो अभी कुछ सोचूंगा ही नहीं। अच्छा ठीक है। तो हाँ। भैया ये बताइए, जैसे ज्योति स्ट्रक्चर है उसमें प्रमोटर होल्डिंग 80% के आसपास है लेकिन प्लेज है, तो उस तरह के कितना स्टॉक में क्या प्लेज करना चाहिए? कितना प्लेज है? 80% के आसपास है, पूरा प्लेज है। स्टॉक बता सकते हो? ज्योति स्ट्रक्चर। अरे कहाँ प्लेज है इसमें? तो प्रमोटर होल्डिंग नहीं नजर आ रहा मेरे को। लेकिन मैं नीचे देखा था, साइड ट्रेंड लाइन में देखा था, लेकिन उन्होंने दिखाया था प्लेज है। नहीं मैं तो उसको रिकमेंड करूंगा ही नहीं, मतलब उसको फंडामेंटली नहीं है कोई। प्लेज ही है तो फिर देखो ना, सिंपल सी बात है कि प्रमोटर के पास जो भी पैसा था, जो भी होल्डिंग्स थी, उसने उसको गिरवी रख रखा है ना, तो ये तो कोई एक पॉजिटिव संकेत नहीं है। अच्छा तो फिर तो अवॉइड ही करना चाहिए, वही सही है। ठीक है। और भैया एक और स्टॉक बता दीजिए, एमराल्ड फाइनेंस में क्या करना चाहिए? कितने पे बाइंग है? एमराल्ड फाइनेंस 32 में। किसने बताया था? पंकज सर ने। मैं होल्ड कर रहा हूँ, बताऊं कितने पे? कितने पे? 19 रुपए होल्ड कर रहा हूँ मैं इसको। अच्छा, तो इसे होल्ड करना चाहिए। मैंने अभी कल परसों में बुकिंग की है, कुछ पार्शली बुकिंग की है प्रॉफिट, मतलब मैं 2 राउंड्स में बुकिंग कर चुका हूँ अभी, बट मैं भी होल्ड कर रहा हूँ अभी। ओके ठीक है भैया। इसे कब तक होल्ड करना चाहिए वैसे? यार देखो अभी मैंने बताया एक चीज आपको कि मतलब फेयर आना चाहिए मन में, जायज है फेयर आना, ठीक है? तो अगर आप देखोगे ना इसको भी, ये देखो देख रहे हो ना, ये हाँ कब यहाँ से भी यहाँ पे भी आ जाएगा कुछ पता नहीं है, मतलब अब इतना नीचे तो नहीं आएगा, इतना मैं खैर बोल सकता हूँ, बट जो प्रॉफिट्स आप देख रहे हो, तो देखो प्रॉफिट बुकिंग जरूरी होती है, हर एक लेवल पर जरूरी होती है। जैसे मैंने अभी की है, मैंने प्रॉफिट बुकिंग इसमें 80 के लेवल पे भी की थी, ठीक है, 100 के लेवल पे भी की है, और कल 115 के लेवल पर भी की है, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली प्रॉफिट्स निकाल रहा हूँ। ओके यस ठीक है भैया। ठीक है ना? हाँ भैया जियो फाइनेंशियल सर्विस ठीक, थैंक यू भैया। न्यू पोजीशन मिल सकती है क्या? जियो फाइनेंस
हाँ, हाँ, क्या करना है इसमें बताओ। न्यू पोजीशन बन सकती है। बिल्कुल बना सकते हो, इसमें फ्लैग बन रहा है, बहुत अच्छा। अगर ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक है ये। Yes. और सर एक स्टॉक है गुजरात अपोलो इंडस्ट्री, जिसकी मेरी 400 रुपये बाइंग है। इसमें एवरेज करो, होल्ड करो या लॉस बुक करो? गुजरात अपोलो इंडस्ट्री। इसका सिंबल क्या आएगा? सिंबल इसका सिंबल बताओ। ट्राइंगल एंड बीच में ऑरेंज डायगोनल। गुजरात पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स। गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज। ये रहा कुछ, अच्छा ठीक है। हाँ, कितने में पाएंगे? 400 रुपये। लॉस चल रहा है नहीं मतलब? हाँ, देखो इसका बुक वैल्यू तो अभी इसके करंट प्राइस से ऊपर है, तो बट फंडामेंटल कुछ खास नहीं है। ये स्टॉक सर आपने ही रिकमेंड किया था। हाँ मैं समझ गया, मुझे याद है, मुझे याद है। मेरी है, फर्स्ट टारगेट भी क्रॉस किया था, फिर मैंने एंट्री ली थी आपके स्विंग प्रोग्राम से। हाँ देखो, अब मैंने जब अपडेट किया था मेरे को याद है, और उसके अकॉर्डिंगली तो हो चुका था ना टारगेट, और उसके हाँ, अकॉर्डिंगली तो निकल जाना चाहिए था। तो उसके सेकेंड बाद टारगेट पे लिया था, पर फिर वो कूल हाँ डाउन मैं हो समझ गया। गया। वो देखो देखो होता क्या है ना, फर्स्ट सेकंड टारगेट, चलो हमारे तो रूल्स हैं, हमें तो उसके अकॉर्डिंगली लेवल्स अपडेट करने होते हैं। बट नॉर्मली मैं भी अगर काम करता हूँ या मैं काम करवाता हूँ ना, मैं पहले टारगेट पे सबको एग्जिट करवा देता हूँ। तो कुछ ही Yes. रिस्की ट्रेडर्स होते हैं जो सेकंड तक होल्ड करते हैं, तो वो मेरे को याद है, ये अपडेट किया हुआ था। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो अब इसमें काम हो चुका है, तो उसके बाद करने का कोई सेंस नहीं था। आपको अगर होल्ड करना है ना अभी, तो आप ना, अगर 400 का है तो आपके उसके अकॉर्डिंगली आपका स्टॉप लॉस भी मतलब खत्म हो चुका है, हिट हो चुका है, हिट हो ही तो चुका है पूरा, है ना। रिस्क है अभी। आप 300 का वेट करो, 300 अगर आता है, नीचे जाता है तो निकल जाना, अदरवाइज होल्ड रखो अभी तक। ओके, एक सेल का और बता दो। सेल SAIL SAIL सेल 132 पे पाएंगे। कितने में पाएंगे? 132। अच्छा, क्या करना है आपको? होल्ड कर लोगे 1 साल? हाँ, फिर रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 साल कर सकते हो तो होल्ड रखो, दे जाएगा प्रॉफिट। ठीक है। और सर डिक्सन में न्यू पोजीशन बना है? डिक्सन में अभी प्रीवियस उसने ब्रेक किया था, तब बनाना चाहिए था। 1 मिनट। अभी 52 हाई पे ही चल रहा है। हाँ वो चल तो वही रहा है, तो अभी पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं है, पता है। ये हाँ, देखो ना, इसलिए ये देखो, ये देखो, ये 300 का लेवल दिख रहा है, 3200 का, ये यहाँ पर निकाला था ये स्टॉक। इन्वेस्टमेंट, मेरे जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन्वेस्टिंग के उसमें आया था, यहाँ पर निकाला हुआ स्टॉक यहाँ पे चल रहा है। नहीं, मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा भाई इतने टॉप पर बाइंग करने का। नीचे आता है तो बेशक आप कर सकते हो, मतलब उसके बात नहीं करूंगा मैं। इसका मैंने रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी थी, तो इसका टारगेट अप्रोक्स 18,500, 18,000 प्लस ही है। वो ठीक है। अब देखो मेरा ना एक संडे ज्ञान मैंने अपडेट किया था, आई थिंक फर्स्ट संडे ज्ञान था शायद, जिसमें मैंने एक चीज बताई थी इंट्राडे में काम करने की। अगर निफ्टी ऊपर चल रही है और अगर जो उसके ऑपोजिट स्टॉक जा रहे हैं, है ना, तो उन स्टॉक को अपन सिलेक्ट करते हैं काम करने के लिए। एज इट इज वो इंट्राडे भी क्या, वो स्विंग में भी इंप्लीमेंट होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि निफ्टी नीचे गिरी थी काफी,
काफी स्टॉक नीचे गिर रहे थे। तो क्या आपको इसमें ऐसे कुछ खास मेजर डाउनफॉल नजर आ रहे हैं? देखो जितने और स्टॉक्स में आ रहा होगा, ये तो नहीं बेसिक सी रेड कैंडल्स बनी है जो कि जेन्युइन है। किसी भी स्टॉक को ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी सेलिंग तो आएगी, बट अब जैसे निफ्टी ने रिकवरी करनी शुरू की और ये बूस्ट हो गया, है ना, तो निफ्टी अब इसको सपोर्ट कर रही है। निफ्टी अगर नीचे गिरेगी भी ना तो स्टॉक को फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ मतलब ये स्टॉक मार्केट की चाल से ऑपोजिट चल रहा है, और है ना। अभी इसको ऑर्डर वगैरह भी मिले इसलिए भी थोड़ा बढ़ रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ऑर्डर मिलना और ऑर्डर फुलफिल करने में डिफरेंस है, सब लोग जान लो, सब लोग जान लो। जो लोग देखते हैं ना कि ऑर्डर्स मिले हैं, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा स्टॉक को, अच्छा स्टॉक हो सकता है, सब सही बात है। बट ना देखो, मान लो मेरी कोई कंपनी है, उस कंपनी को 1000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, अभी तो ऑर्डर मिला है, मैंने ऑर्डर अभी उनको नहीं दिया है, उनको कंप्लीट कर नहीं दिया है। जब तक मैं कंप्लीट कर नहीं दूंगा तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे ना, आप समझे। तो मैंने ऑर्डर 1000 करोड़ का कंप्लीट कर दिया, अब मेरे को 1000 करोड़ आ गया, उसमें मेरा भी जो प्रॉफिट है अब वो आपका भी होगा क्योंकि आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, आप समझे। तो ये सिस्टम है, ऑर्डर मिलना अलग बात है और ऑर्डर को फिल कर वापस करना वो अलग बात है। तो वो स्टॉक में सब एडजस्ट होता है। कई बार आपने देखा होगा कि यार कंपनी को बहुत अच्छे ऑर्डर मिले बट कंपनी अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसके ऑर्डर्स उसको पीछे भी मिले थे, उसके पिछले ऑर्डर्स ही कितने पेंडिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम ही नहीं किया है ना। अभी डिक्सन अपन अगर ऑर्डर बुक देखें, मेरे को लगा लेते हैं यहाँ पर, अरे कैसे आएगा वो, यहाँ पे आ नहीं रहा है। अदरवाइज यहाँ पर एक आता है ऑर्डर बुक करके जिसपे ऑर्डर्स लिखे होते हैं कि इनके पास अभी कितने बुक्स के ऑर्डर्स हैं। अदरवाइज मैं वैसे देखूं ना तो कंपनी के फंडामेंटल्स बेहतरीन है। प्रमोटर होल्डिंग पर मत जाना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रमोटर के पास अगर होल्डिंग 50% से कम है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास क्या होल्डिंग्स हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 22%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 23%, प्रमोटर होल्डिंग 32%। तो अगर सबको मैच कर दोगे तो आपका 70% के आसपास आ जाएगा। तो वो ऑनर अपने आप ही कहीं ना कहीं 70% तो होल्डिंग कर रहा है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, स्टॉक पीई ज्यादा चल रही है। देखो यहां पर समझ में आ गया कि स्टॉक अब ओवर वैल्यूड हो चुका है, 185 पर आ गया है। इंडस्ट्री भी 38 की है, जिस इंडस्ट्री का ये स्टॉक है वो 38 पर ट्रेड कर रहा है, बट ये 185 चल रहा है ना। जिसका मतलब कि ये किसी टाइम पर भी करेक्शन जोन में आ सकता है, क्योंकि मार्केट के ऑपोजिट चला है। मार्केट का असर तो अभी तो दिखाया नहीं, बट मार्केट का असर आज नहीं तो कल इसमें देखने को मिल जाएगा। तो सब अगर लालच में है तो आपको डरना चाहिए। वॉरेन बफेट जी का पहला रूल यही है, आपको भी पता है। और सर एक मेरा डाउट है कि जैसे आपने बताया कि कोई भी स्टॉक है उसके ना 100% मिनिमम रिटर्न लेके निकले, ये आपका रूल है। मैं भी एग्री करता हूँ कि अपन इन्वेस्टमेंट करते हो तो 50-60% रिटर्न तो मिलना चाहिए। हाँ तो ऐसे स्टॉक कैसे ढूंढें? देखो वो ना मैं आपको अगर बताऊं, जैसे कि मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप शेयर कर रखा है अपने यूट्यूब पर, आप जाकर देख लेना। जैसे रुको बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक स्विंग ट्रेडिंग का मेरा सेटअप होगा, एक मिनट, वीडियोस निफ्टी लाइव ट्रेडिंग एक्सक्लूसिव, ये रहा 7 दिनों में 20% प्रॉफिट। ठीक है, इसको आप देखना चाहता है एक बार, ठीक है, इसको एक बार जाकर देखना। ये आपको इसमें मैंने जो कंडीशंस बताई है ना, ये एग्जैक्टली वो कंडीशंस तो नहीं है, बट इसमें आपको हेल्प जरूर होगी। धीरे धीरे आप उन चीजों को पकड़ना जरूर शुरू कर दोगे। यस। और ठीक है, सर एक ये सुमित सिक्योरिटी है, उसको मैंने लिया था बुक वैल्यू इसकी हाई थी, और जैसे ही मैंने लिया फिर अभी डाउन आता जा रहा है। कौन सा? सुमित सिक्योरिटीज। ये क्या है इसका? कितने में बाई कर गया है?
मेरी एवरेज बड़ी होगी 3500। टॉप पर ही किया, मतलब देखो वही गलती की आपने जो डिक्सन में अभी करने वाले थे। तो इसमें एग्जिट हो जाऊं या होल्ड करूं? 3500 के अकॉर्डिंगली देखो स्टॉप लॉस तो आपका हिट हाँ है ना। अरे कहाँ गया, उसके अकॉर्डिंगली आपका ना स्टॉप लॉस तो हिट है। रखो, होल्ड रखो, अभी 3000 तक का तो होल्ड रखो, क्योंकि 3000 का लेवल तोड़ नहीं रहा है नीचे। हाँ वही वॉल्यूम वापस भी बढ़ नहीं रहा है, वॉल्यूम कम ही हो रहा है, तो होल्ड रखो, कोई बात नहीं, हो सकता है आपको और ऊपर ले जाए। और सर एक ये मेरे पास सजेशन आएगा, इंस्टाग्राम पे रील्स में देखा था प्लेटिनियम इंडस्ट्री, तो उसमें न्यू पोजीशन कोई बन सकती है? एक मिनट रुको, कौन सा? प्लेटिनियम इंडस्ट्री, इसने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है, मैंने एनालिसिस किया तो। एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। बीईएल के टारगेट, अच्छा वो टारगेट है। हाँ बताना कौन सा? प्लेटिनियम इंडस्ट्रीज। ये सही लग रहा है, चार्ट अच्छा लग रहा है इसका। एंट्री वगैरह बना सकते हैं? अभी पोजीशन बनाई है कि नहीं बनाई है? नहीं। कर सकते हो, करना है तो आपको इसका मतलब मैं उसके अकॉर्डिंगली तो नहीं, फंडामेंटल अकॉर्डिंगली तो नहीं, बट चार्ट के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा चल जाएगा। अभी ठीक है, जैसे जो रेट 455 60 है, अप्रोक्स 460। अगर 460 पे भी एंट्री लेता हूँ, टारगेट क्या रहेगा मेरा? 400 480 460 पे 400 पे, एंट्री लेता हूँ। अच्छा अगर ठीक है, देखो आपको अगर टारगेट निकालना हो ना, तो आपको मैं बता देता हूँ, सिखा देता हूँ। जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ हो स्टॉक का, ठीक है, मान लो स्टॉक का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था यहाँ से, हम मानते हैं क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस ने यहाँ पे तोड़ा था, और जहां तक इसने बनाया फिर वहां से गिरा, तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया था, तो ये जो कि 45% का था, ठीक है ना। हाँ अरे यार नहीं, 45% कैसे होगा, ये है 84% का इसका टारगेट था, मतलब इसने यहाँ पे मूवमेंट दी थी प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद, फिर वहां से नीचे गिरा है, फिर वहां पे हो रहा है कंसोलिडेट। अब क्या करेंगे, इसको उठाकर रख देंगे इसके ऊपर जहां से ये तोड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर अपन 40, हाँ ठीक है, परफेक्ट आया है। 650 का टारगेट आप लेकर चल सकते हो। ओके। और ठीक है, सर जो टारगेट होते हो, स्टॉप लॉस और 385 सर का। हाँ, और सर जो इसमें टारगेट होता है, अपन ये कैसे पता करें कि इतने टाइम फ्रेम में, इतने दिनों में तक चला जाएगा, टच ये हो नहीं, जाएगा? ये नहीं बता सकते, ये कोई भी नहीं बता सकता। जो बता सकता है तो यार मैं भी उससे सीखना जरूर चाहूंगा ये चीज, क्योंकि देखो आपको नहीं पता, मेरे कितने बताए गए हाँ स्टॉक हफ्ते में भी टारगेट आ गए, और कुछ 2 महीने तक टारगेट नहीं आए, और कुछ 3 महीने में हाँ, टारगेट दे रहे हैं, है ना। तो वो चीज 2-3 आपके हाथ में नहीं है। हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है, कबीर जी जैसे नारायण भी ये बोलते हैं कि भैया देखो फल आपके हाथ में है ही, आपको बस कर्म करना पड़ेगा, है ना। आपने अपनी यस। स्टडीज की, आपने स्टडीज के अकॉर्डिंगली वहां पर इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप बस पेशेंस कर सकते हो, पेशेंस रख सकते हो बस, है ना, धैर्य। तो यही एक सबसे बड़ी चीज है मार्केट में, जिसके पास धैर्य है उसके पास धन है, सिंपल सी बात है। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग जी। संदीप जी वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, आप सुनाए? बस बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया सर, एक स्टॉक देखना जरा, बताइए। कैनर RPEL। RPEL, यस। ये है RPEL, राघव प्रोडक्टिविटी। हाँ हाँ, कितने पे बाइंग किया आपने? अभी स्प्लिट हुआ है। अच्छा स्प्लिट हुआ है क्या अभी ये? स्कैनर पे देखना एक बार। एक मिनट, देखो चार्ट तो पोजीशन बनाने के लिए सही है, बाकी
स्प्लिट हुआ है ना अभी 1:1। अच्छा 1:1 के हिसाब से हुआ है तो स्टॉक भी, अरे बाप रे। संदीप जी थोड़ा सा महंगा चल रहा है बस। थोड़ा सा नहीं है, ज्यादा ही है। मतलब इन्वेस्टर देखना, कौन सा इन्वेस्टर में इसी का राघव प्रॉपर्टी। अच्छा इन्वेस्टर, रुको। हाँ अच्छा हाँ, बस यही इसीलिए पूछ रहा था। बस आप हंस दिए, बस बात है, और कुछ नहीं चाहिए। वैल्यूएशन की गेम है ना इसमें। तभी मैं बोलूंगा आपने मेरे को इन्वेस्टर, जब आपने मेरे को बोला ना कि इन्वेस्टर देखना, तभी मैं समझ गया कि है इसमें। बस ठीक है, पर मैं बोलूंगा अपना रिस्क देखकर चलना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ बिल्कुल राइट। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू संदीप जी। ओके। यार ये अभी लोअर सर्किट लगा रहा है। अच्छा राघव जी, अरे सॉरी संदीप जी। जी। इसमें ना अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, इसको ना 3 महीने के टाइम पीरियड में ही अपना अगर अभी लोगे तो मार्च से पहले अपना डिसीजन ले लेना इसमें एग्जिट करने का, अगर प्रॉफिट मिल रहा होगा तो, ठीक है ना। ज्यादा होल्ड रखना नहीं है, क्योंकि जो नाम मैं देख रहा हूं ना, ये नाम ज्यादा रुकते नहीं है स्टॉक में। ओके है ना। अभी दिसंबर 2024 का डेटा इसमें अपडेट हुआ है ना। और स्कैनर में क्या है कि ना थोड़ा सा लेट ही अपडेट करवाता है ये। तो दिसंबर तक की रिपोर्ट अभी यही है कि इन लोगों ने पोजीशंस बनाई जरूर है, बट हमें अभी प्रेजेंटली पता नहीं है। और दूसरी बात है कि स्टॉक ना 880 के भाव से 150 रुपए नीचे गिर चुका है। बिल्कुल है ना, 150 रुपए नीचे है। तो यार 150 रुपए अगर नीचे है ना, तो ये जो गिरावट की मूवमेंट है, ये रिटेलर्स के बस की बात नहीं होती। ये कोई बड़े प्लेयर्स होते हैं, वही अगर एग्जिट करते तभी इतनी मूवमेंट गिरती है, ठीक है। तो मतलब इनमें से किसी ने तो बुक तो किया होगा, ये 110% श्योर है, क्योंकि आशीष कचोलिया जी का जो डेटा है ना, ये 2% पे था सितंबर 2024 में। फिर उसके 3 महीने बाद देखो, अगर किसी ने सितंबर का क्या था इसका, सितंबर में कहां पे था, अक्टूबर सितंबर, तो सितंबर में अब देखो ना मैंने क्या बोला। हाँ देखो, वही देखो, आशीष कचोलिया जी का एक ऐसा नाम है, ये 500 के रुपए के आसपास एंट्री लिए होंगे स्टॉक में। उसके बाद इन्होंने 800 का भाव लगवा दिया स्टॉक का, 890 का, ठीक है। तो अब इनकी दिसंबर की देखो, ये दिसंबर में 1.35, मतलब कम से कम 0.75% स्टेक इन्होंने बेचे हैं। ओके, है ना। इन्होंने बेचे हैं, और किसने बेचे हैं, हैंड एक्सचेंज तो नहीं होगा ये पर, हैंड एक्सचेंज निशित जी ने कुछ स्टेक लिया है, ठीक है। तो आशीष जी के जो निकले हैं ना, और मुकुल अग्रवाल तो सस्टेन कर रहा है, कोई बात नहीं। रेखा जी भी सस्टेन ही कर रही हैं, वो भी उन्होंने कुछ बेचा बाचा नहीं है अभी तक। तो ठीक है, जितनी अभी मूवमेंट गिरी है ना, ये उन्हीं के बेचने का इफेक्ट है थोड़ा सा। ओके, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कॉन्शियसली काम करना। 3 महीने के टाइम का अपना बस एक टारगेट रखना। 3 महीने में से आपको डिसीजन लेना कि अगर आपको प्रॉफिट लेकर निकलना है तो, ठीक है। और अगर 3 महीने में आपको कुछ % दे रहा है ना प्रॉफिट, तो ट्रेल करना बस। मेरे को इस टाइम पे ये दे रहा है कोई 9% के आसपास दे रहा है। 9% चलो कोई भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है मार्केट में। आप मतलब ये है कि आप इसको रखो और ट्रैकिंग पे रखना,
लेकर भूलने वाला काम मत करना, क्योंकि इसके फंडामेंटल इतने भी कुछ ज्यादा खास नहीं है मैं अगर बोलूं तो। ठीक है जी जी। और टर्निश पाउडर, क्वार्ट्ज पाउडर, हैमिंग मास, अच्छा ठीक है। तो बट ये वही है, मतलब एक चॉइस होता है ऑपरेटर्स का स्टॉक लेने का। ठीक है, जी तो जी। ध्यान रखिएगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओके डन, ओके डन डन, थैंक ठीक यू। है, ठीक है संदीप। ओके। चलिए गाइस, आप सबसे इजाजत लेता हूँ, मिलते हैं कल, और लेवल्स पे आप काम करते रहिएगा। हाँ जी कवि जी। सर जैसे मेरे को एक आपसे एक एडवाइस चाहिए थी। हाँ जैसे मैं अभी अभी 2 साल से ट्रेडिंग में घुसा हूँ शेयर बाजार में, तो आप हाँ। कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जिससे मैं इसमें अच्छा फ्यूचर बना सकूं। 2 साल अभी अगर आप जस्ट मेरी मार्केट में, राइट, 2 साल अगर आप मार्केट में आपको आए हुए हैं तो सबके लिए ये चीज रहेगी, जितने भी बंदे ऑनलाइन है। देखो, पहली चीज बताता हूँ, मार्केट में ना कभी भी ये सोचकर मत आना कि मेरे को यहाँ पे पैसा कमाने आना है। ये मैं हर जगह सिखाता हूँ, हर बंदे को बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बात बोलना और इम्प्लीमेंट करना ना बहुत डिफरेंस है। जैसे कि देखो बताता हूँ, पैसा कमाना और बनाने में डिफरेंस है। कमाना वो होता है कि आपके पास कोई ऑनगोइंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, आपको जॉब, आपने काम किया, आपके काम के बदले में, मेहनत के बदले में आपको उसका पैसा मिला है। ठीक है, तो अब इस बात को समझो, मार्केट पैसा कमाने की नहीं बनाने की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया मार्केट में आपको पैसा कमाने के लिए पैसा लाना पड़ेगा। तो पैसा जब आप मार्केट में जब पैसा लेकर आए हो ना, तो वो पैसे से पैसा बनेगा, समझना। ठीक है, तो अपनी इस थिंकिंग को आप पहले तो क्लियर कर दो कि मेरे को मार्केट से पैसा कमाना है। सेकंड, मेरे को सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने हैं, जैसे आप अपनी डेली रूटीन में फॉलो करते हो। कोई भी बात है, कहीं पर भी जा रहे हो, तो आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो, आपको वो मार्केट में भी करने हैं। दूसरी चीज ये है कि ना, ये माइंड से निकाल दो कि मार्केट में पैसा बहुत जल्दी बनता है और डबल ट्रिपल हो जाता है। लोगों से इन्फ्लुएंस होकर कभी भी मार्केट में पैसा नहीं लगाना। मान लो आपने कोई रील देखी, वो आपको अपने आप को दिखा रहा है दुबई घूम रहा है, ये नहीं भाई साहब, जो दिखता है वैसा नहीं होता। और एक चीज और बता रहा हूं, जो मैंने चीज सीखी है, कि जो चीज आपको लगे ना कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब इसमें तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि यार ये तो बहुत आसानी से पैसा कमाया जा रहा है, ना, वो कभी भी नहीं होता। लाइफ में आप कहीं भी चले जाओ, पैसा कभी भी आप आसान तरीके से नहीं कमा सकते। अगर आसान तरीके से पैसा बना है तो वो निकलने में भी टाइम नहीं लगता। तो आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। सबसे पहली बात लर्निंग, सिर्फ लर्निंग। ठीक है, और अगर 2 साल हुए हैं तो आप सबको मैं बोल रहा हूँ, इंट्राडे छोड़कर, भले मैं इंट्राडे लेवल आप सबको दे रहा हूँ, ठीक है, वो मतलब मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब वो मेरी, चलो ठीक है, अच्छा लगता है लेवल देना, लेवल निकलते हैं, मतलब है ना, तो अच्छा प्रॉफिट्स भी होते हैं, जो भी है। इंट्राडे से कभी भी आपकी रोटी नहीं चलेगी। एक डार्क ट्रूथ बता रहा हूँ, नहीं चलेगी। रोटी खानी है, इन्वेस्टमेंट करो, स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी आपकी बदल जाती है। इंट्राडे में होता है मेरे को आज मैं आया हूं, आज ही पैसा लेके निकलना है, आज ही मेरे को डिसीजन लेना है। ठीक है, तो वहां पर आपके इमोशंस आ जाते हैं, क्योंकि आपको आज ही निकलना है। तो आपकी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि भैया मेरे को आज लॉस लेकर निकलना है। आपकी एक्सपेक्टेशन यही है कि मेरे को आज प्रॉफिट लेकर ही निकलना है। ठीक है, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा तो क्रोध आएगा, क्रोध, लालच, ये सब चीजें आप एक्टिवेट करते जाओगे अपने चक्रास में, जो कि आपके लिए नहीं सही है। तो स्विंग ट्रेडिंग करो, एक स्टॉक को चूज करो, फंडामेंटल देखो, फंडामेंटल सीखो, चार्ट पैटर्न सीखो, लो, हफ्ते तक होल्ड करो, 15% भी मिल रहा है, बुक करो, निकलो। 15% आप अगर हफ्ते का भी बना रहे हो ना, इसको अगर आप कंपाउंडिंग करो तो आपको पता नहीं, आप 5 सालों में करोड़पति बन जाओगे। अगर आप इसको अच्छा कैलकुलेशन, किसी को मैथ्स का आता होगा तो इसको आप करके देख लेना। 15% मैंने बहुत बोल दिया, 2% का भी कैलकुलेशन अगर आप हर हफ्ते का कर रहे हो, अगले 5 साल तक 1 लाख रुपए को जाओ आप जोड़कर देख लो, करोड़ों रुपए से भी ऊपर आपका हो जाएगा 5 साल में। ठीक है, तो करोड़ रुपए आप कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और पैसा आपके लिए नंबर होना चाहिए, बिलीव मी, पैसा आपके लिए एक नंबर होना चाहिए, उसके साथ इमोशन नहीं होना चाहिए, अगर आप उसको मार्केट्स में लेकर आ रहे हो तो। ठीक है, बाकी चीजें हैं, आप कनेक्ट रहो, सीखते रहो। मैंने ना संडे ज्ञान अपडेट कर रखे हैं, कुछ 6 संडे ज्ञान अपडेट है, उन 6 संडे ज्ञान को देखो जाकर। किसी को अगर इंटरडे में भी काम करना है तो, स्विंग सेटअप में मैंने अपडेट कर रखा है, किसी को अगर स्विंग में काम करना है तो आपको सब मिल जाएगा।
एक ही सेटअप को फॉलो करो कम से कम 3 महीने। 10 दिन अगर लॉस दे रहा है कोई बात नहीं, 11 दिन भी उसका लॉस लो, बट उसी को फॉलो करो, क्योंकि 100 ट्रेड लगाने के बाद ही आप किसी चीज को जज कर सकते हो कि ये सही है या गलत है, क्योंकि मार्केट हर दिन अलग होता है, हर दिन मार्केट अलग है, किसी दिन भी मार्केट सेम नहीं होगा। हेलो अभिषेक सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। सर मुझे एक स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए थी, क्या दे पाएंगे आप? बताओ। सर कल्याण ज्वेलर्स 693 की मेरी एंट्री है। कल्याण ज्वेलर्स ओवर वैल्यूड चल रहा है यार अभी तो ये स्टॉक, मतलब अभी ये ओवर वैल्यू चल रहा है, क्योंकि अभी ना अगर आपने किसी ने नोट किया होगा टीबीजेड, स्काई गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स की सारे स्टॉक में मूवमेंट आई थी अच्छी खासी। जी जी, है ना, ये इस प्राइस से लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ऊपर वाले प्राइस पे कंसोलिडेट करेगा। आपकी कितनी बाइंग है? देन सेकेंडरी अभी रिसेंटली मैंने एंट्री ली थी 690 पे। 690 पे एंट्री लिए ना, आप एक काम करो, इसका स्विंग का लो अपना स्टॉप लॉस लेकर चलो, अगर शॉर्ट टर्म काम करना है तो ठीक है। 629 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर फ्लैग पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट दे जाएगा, कभी भी किसी को पता नहीं लगेगा। नहीं सर, मैंने कम से कम एटलीस्ट इस क्वार्टर का व्यू रखा है, क्योंकि कितना व्यू रखा है? फरवरी तक सर, क्योंकि अभी इनका सीजन है ना। सीजन है, राइट, अभी सीजन मैरिज है। हाँ तो ठीक, आप ठीक जा रहे हो। ये चीज देखो, सब लोग सीखो इनसे, अभिषेक जी से, कि ना कभी भी कोई स्टॉक में, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में, सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो देखो क्या अभी उस इंडस्ट्री का सीजन चल रहा है क्या। ठीक है, मैंने स्काई गोल्ड लिया था, ठीक है, और कम से कम 400% मेरा पैसा बना है उसमें। मैं 100% का अपना टारगेट रखता हूँ, 400% पैसा बना है। टीबीजेड में 100% हो चुका है ना। तो सेक्टर्स को जांचना भांपना आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सीजन कब आने वाला है, और इस सीजन में कौन से स्टॉक्स उसके अंडर वैल्यूड हैं और वो भाग जाएंगे। तो ये चीज सीखो पहले, अगर आप चाहते हो अंडर वैल्यू स्टॉक्स कैसे ढूंढना है, कैसे पता करें, ठीक है। इफ यू वांट फ्रॉम मी कि ऐसा मैं कोई ऐसा वेबिनार ऑर्गेनाइज करूं जिससे आप को पता लगे कि भैया अब ये सेक्टर आने वाला है, इसका सीजन आने वाला है, ऑटोमोबाइल्स का सीजन आने वाला है, दिवाली की सीजन में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, तो आप मेरे को बिल्कुल बताइएगा, तो मैं ऐसा कुछ वेबिनार प्लान आउट करके आपको अपडेट करूंगा। सर पहला अटेंडर मैं रहूंगा सर, अगर ये ऐसा कुछ आएगा तो। मैं अगले साल प्लान आउट करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल। तो सर एक और बताएंगे क्या, आरवीएनएल कितने में बाएंगे? सर मेरी बाइंग है 420 के आसपास। 420 के ऊपर है ना, तो देखो उसमें तो मैं क्या बोलूं, कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी किसी भाई ने पूछा था आरवीएनएल के बारे में, तो मैंने यही बताया था कि यार हमारे पास तो 22 रुपए से आरवीएनएल होल्ड है ना, तो हजारों % से पता नहीं प्लस कितना रिटर्न मिल रहा है। तो अगर किसी ने टॉप पर बाइंग की है तो उसको कम से कम मिनिमम 1 साल तो वेट करना पड़ेगा अच्छे रिटर्न है क्या आपको? किसका बजट में अगर कुछ ऐसा? बजट का देखो, रेलवे का बजट हमेशा अलग से आता है, ठीक है, तो रेलवे का बजट आता भी अच्छा है, बट अभी आपने अगर प्रीवियसली देखा होगा इस साल में, तो रेलवे स्टॉक बहुत भागे हैं, बहुत भाग चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छे खासे भागे भी हैं। तो अभी जो उसमें एक पीरियड आया ना बीच में रुक जाने वाला, तो वो जायज है, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि यार क्यों नहीं भाग रहे, तो वो जायज है, वो बनता भी था, क्योंकि जितनी मूवमेंट एकदम से आईआरएफसी, आरवीएनएल, राइट, सिरकॉन, इन लोगों ने दे दी थी, ठीक है, अब वो एक पॉइंट पर आकर जोन बनाना जरूरी है उनके लिए, अगर उनको और लंबा समय तय करना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप कोई पहाड़ ट्रैक करते हो तो आप एक बार में ऊपर नहीं जाओगे, आप रुक रुक कर जाओगे, सांस लेते लेते जाओगे, तो वो सांस लेना बहुत जरूरी है आगे की प्रिपरेशन के लिए। सही बात है, ठीक है जी सर। चलो भाई, सर एक मेरा डाउट, हाँ ETF इन्वेस्टमेंट अच्छी करें या म्यूचुअल फंड में? अमाउंट अच्छा किस पे रखें? म्यूचुअल फंड से अच्छा तो फिर ETF में जाओ आप, बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैंने अभी हाँ 10 दिन में इन्वेस्टमेंट, ज्यादा नहीं, 5-6 हजार की इन्वेस्टमेंट है, और उस पर अच्छा रिटर्न मिला मेरे को, 10 दिन में 6-7% रिटर्न आ गया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो आपको मतलब देखो म्यूचुअल फंड सही है, मैं मतलब ये नहीं बोलूंगा कि देखो मैं अगर अकॉर्डिंगली बोलूँ ना, तो म्यूचुअल फंड्स में, एक मिनट,
अरे एक मिनट यार, एक मिनट बस। देखो जो म्यूचुअल फंड अपनी जगह सही है और ईटीएफ अपनी जगह सही है। मान लो किसी को पैसा अगर ज्यादा रिस्क पर नहीं लेकर जाना है, मतलब कोई जैसे अगर मैं पापा लोग की बात करूं तो उन लोगों का जैसे जिस तरीके से उन्होंने पैसा कमाया अपनी लाइफ में, तो उनका ये होता है कि यार वो एफडी में ही ज्यादा खुश होते हैं। 6-7% उनको जो रिटर्न मिलता है 1 साल का। तो मैं तो उनको यही अपडेट करता हूँ कि यार आपको उसमें, अगर आपको म्यूचुअल फंड में भी नहीं आना ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप ज्यादा मूवमेंट देख लोगे फिर भी उसके एज कंपेयर, ईटीएफ में आपको इतना नहीं देखने को मिलेगा। ईटीएफ में सिंपल है, 1 लाख रुपए लगाओ, जब भी मार्केट गिरे एवरेज करो, जब भी गिरे एवरेज करो, ठीक है। वो आपको अच्छा पैसा बना कर देगा। पता है एक एवरेज ईटीएफ ना आपको 12 से 13% साल का दे सकता है। तो सेविंग मोड के लिए जा रहे हो, ईटीएफ में जाओ। थोड़ा सा आपका मीडिएटर रिस्क है तो म्यूचुअल फंड्स के लिए जाओ, और अगर आपका हाई रिस्क है तो सीधा डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो। सिंपल, ठीक है। थैंक ये यू सर। रतन पावर कैसा है? जूम पे मेरी थी और ये मीटिंग में मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। थैंक यू कविश जी, स्टे कनेक्टेड, कोई बात नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। जी रोहन जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं पूछ रहा था कि रतन पावर में मेरा इन्वेस्टमेंट है। कितने रतन रुपए? स्टॉक नीचे। सॉरी, कितने पे है रतन पावर पे? कितना है मेरा इन्वेस्टमेंट है 20 पे। 20 पे? 5 रुपए पे मैंने निकाला था रतन पावर, और गलती मेरी ही हुई थी, 7 में मैंने बेच दिया था। अरे तो 20 रुपए पे आया आपको ना सर, वो उसमें होल्ड करना पड़ेगा। मतलब मैं तो जानता हूँ उसकी, मतलब मैंने काफी एनालिसिस किया रतन पावर, रतन इंडिया का। तो आपको अच्छा। हाँ, आपको काफी होल्ड करना पड़ेगा अगर आप इसमें रिटर्न लेना चाहते हो तो। क्योंकि ना इसमें प्रमोटर होल्डिंग और फॉरेन डोमेस्टिक होल्डिंग अगर मैं बात करूँ ना, तो ये सस्टेन कर रही है कहीं ना कहीं जाकर, ठीक है। तो ठीक है, और ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बट इसमें ना बस इसमें एक जो नेगेटिव पॉइंट ये है, आरओसी कुछ खास है नहीं। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होता है, मतलब कंपनी के हाथ में कितना कैश है, अगर वो कंपनी डेब्ट में आ जाती है तो उसके बाद कितना कैश है उसको डेब्ट को कंप्लीट करने का, तो वो पॉइंट बहुत कम है इसका। मतलब कंपनी के पास कुछ खास पैसा है नहीं हाथ में, है ना। बट पावर सेक्टर का कंपनी है, ठीक है। एक पैनी शेयर में आप इसको काउंट कर सकते हो, 14 रुपीज के प्राइस के आसपास चल रहा है। तो मैंने इसको 5 रुपए में निकाला था, तो मेरा टारगेट इसका डबल का था, बट सम रीजंस के कारण मैंने इसको बेच दिया। पैसे आई थिंक निकालने थे, पता नहीं क्या था। तो बट ठीक है। और 20 रुपए पे आपने ले रखा है, तो आपने टॉप पर ले रखा है कहीं ना कहीं, हाँ, है ना। तो आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप लॉस बुक नहीं करना चाहते हो तो। नहीं, रुकने का कोई प्रॉब्लम है नहीं, रुक देखो मैं सकता आपको हूँ, दिखा मतलब देता साल हूँ, 2 साल को। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे ना शायद लेवल लगे होंगे, अगर लगे होंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। रतन पावर, ये देखो लेवल्स लगे हैं एग्जैक्टली, देखो 20 का लेवल लगा हुआ है, ठीक है ना। और वो वहीं से पलटा है। और देखो नीचे 5, जैसे मैंने बोला ना 5 पे निकाला था, 5.68 का भी लेवल लगा हुआ है। यहाँ पे मेरी बाइंग थी, है ना। बराबर। और मैंने बेचा एग्जैक्टली इसको यहाँ पर, जहां पे मूवमेंट आने से पहले, ठीक है, इस पॉइंट पे आसपास बेच दिया था। तो मेरा पहला टारगेट 13 रुपीज का था, सेकंड 20 का था, जो कि हिट हो चुके हैं, और अभी फिर से अपने 50% पर आ गया है। तो अभी जैसे मैंने एक रूल सिखाया कि जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है वहां से अगर 50% स्टॉक रिटेस्ट कर जाए, और वहां से अगर वो ऊपर नहीं घूम रहा है अच्छे टाइम पे, तो वो नीचे और आ सकता है। तो ये अभी और भी नीचे आ सकता है, मैं इसका कुछ बोलूंगा नहीं। तो मतलब अभी इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपको लॉस बुक नहीं करना है तो आप होल्ड रखोगे तो भूल जाओ, बराबर, ठीक है, समझ गए। ठीक है गाइस। भैया हेलो भैया, हाँ जी। रामा स्टील देख लीजिए भैया, लीच। कौन सा रामा स्टील। रामा स्टील, ये स्टॉक काफी मैंने सुना है। रामा स्टील ट्यूब्स, हाँ जी 13 रुपए पे चल रहा है। हाँ जी। कितने में बाइंग है? 16.5 पे, 1660 समथिंग। समझ गया। 12 रुपए में आ सकता है ये। 12 पे आ जाएगा, दिखा देता हूँ क्यों आएगा, एक मिनट।
ये स्प्लिट हुआ था क्या? नहीं, शायद मेरे ध्यान नहीं भैया, मैंने हुआ ले रखा। हुआ होगा डेफिनेटली हुआ होगा, क्योंकि देखो ना मेरे यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ, मुझे नहीं पता, ये मैंने कभी किसी टाइम पे तो बनाया था। ये पक्की बात स्प्लिट हुआ होगा, इसका चार्ट एडजस्टेड है। तो देखो ये बारह पर आकर ना ये 18 तक आएगा मैक्स टू मैक्स। बस 18 पार करेगा तभी इसमें मूवमेंट आएगी ज्यादा अच्छी, उससे पहले नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी तो मेरा लॉस में चल रहा है 3,500। मतलब कितना इन्वेस्ट किया था? मैंने ज्यादा नहीं, 1000 शेयर ही लिए थे 1680 पे। वेट करना पड़ेगा आपको। मैं वही चेक कर रहा था कि बीच में रैली आती है फिर गिर जाता है। ठीक है, थैंक यू भैया। मैं देखता हूँ इसको 12 पे एवरेज करने की या फिर नहीं एवरेज एवरेज नहीं करना इसमें। ओके, है ना, एवरेज नहीं करना, बस फुल आउट ही करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल। ठीक है, जो भी है आपके लेवल्स, जो भी इंट्राडे आपको पसंद आ रहे होंगे, नहीं भी आ रहे होंगे, XYZ जो भी है, मेरा नंबर आप सबके पास होगा ही, तो फीडबैक मेरे को देते जाइएगा, ताकि थोड़ा सा पता लगता रहेगा कि क्या करना है सही और क्या अपन को और कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। राम राम। थैंक यू भाई। थैंक यू भैया, राम राम।